नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शीरीन और खबर दिन भर की शुरुआत करेंगे। अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल की, जो जोरों पर है। राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर अभी भी महायुति ने अपने पत्ते खोले नहीं है। महायुति के इस मौन के बीच इस वक्त एक बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके साथ ही पूरे मंत्रिमंडल ने भी इस्तीफा दे दिया है। शिंदे ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना इस्तीफा सौंपा। इस दौरान शिंदे के साथ दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी मौजूद रहे। नई सरकार बनने तक एकनाथ शिंदे अब कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य का कार्यभार संभालेंगे। तो एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। दोनों डिप्टी सीएम ने भी आज राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा पत्र सौंपा। फिलहाल कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही रहेंगे। और चलिए इस खबर पर बात करने के लिए आपको सीधे ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। हमारे साथ मृत्युंजय, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, इस्तीफा सौंप दिया है एकनाथ शिंदे ने भी, दोनों डिप्टी सीएम ने भी, इस सवाल के बीच कि अगला मुख्यमंत्री कौन? निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस्तीफा सौंप दिया और जब वो राजभवन पहुंचे तो उनसे 10 से 15 मिनट पहले उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार दोनों ही पहुंचे हुए थे। एकनाथ शिंदे अपने करीबी नेताओं के साथ में, जो उनके मंत्रिमंडल में भी साथ रह चुके हैं, दादा भूसे हों, दीपक केसरकर हों या पार्टी के जो प्रवक्ता हैं राजू आगमारे, मनीषा कांदे, उनके साथ पहुंचे हुए थे। राजभवन में उन्होंने इस्तीफा दिया और गवर्नर ने सभी को शुभकामनाएं दी और फिर ये कहा कि जब तक नई सरकार का गठन ना हो जाए तब तक वो कार्यवाहक सीएम बने रहे। लेकिन इन सब के बीच तस्वीरें बहुत दिलचस्प हैं। तस्वीरें एकनाथ शिंदे की हम देखें तो उनके रोज का जो चेहरा है उससे भिन्न चेहरा नजर आता है। एक तनाव वाला चेहरा, एक मायूस चेहरा और चेहरे पर वो खुशी नहीं जो इतनी प्रचंड जीत के बाद दिखनी चाहिए। शायद ये संकेत है कि ये जो काफिला राजभवन में प्रवेश किया है, क्या ये आखिरी बार प्रवेश किया है बतौर मुख्यमंत्री? ये सवाल खड़ा होता है। कहीं ना कहीं ये क्या फिर से वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, इस कतार में वो दिखते नजर नहीं आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये नाराजगी हो चेहरे पर वो जो भाव हैं वो नजर आ रहे थे। और साथ ही साथ आप देखें तो आमतौर पर हम देखते हैं एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की ट्यूनिंग बहुत अच्छी नजर आती है। दोनों की दोस्ती भी हो और या उनके काम करने का तरीका, दोनों की ट्यूनिंग बहुत जबरदस्त नजर आती थी। लेकिन आज हम देखें तो आपको देवेंद्र फडणवीस मुस्कुराते हुए चेहरे पे नजर आएंगे। उनके ठीक बगल में एकनाथ शिंदे को आप देखें तो वो भाव उनका नजर नहीं आ रहा है। दोनों एक दूसरे के बॉडी लैंग्वेज में काफी अंतर कर रहे हैं। आमतौर पर एक दूसरे को आगे प्रमोट करते हैं कि आप पहले मिलिए, लेकिन यहां पर हम देखें तो दोनों एक दूसरे को नजरअंदाज भी करते कुछ पलों के लिए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं संकेत मिल रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है, खास करके सीएम पद को लेकर। भले ही नेता ये कहें कि महायुति एक थी, एक लड़ी, एक सीएम होगा, पर वो जो एक बॉन्डिंग नजर आ रही थी वो बॉन्डिंग आज की तस्वीरों में नजर नहीं आई। बहुत बारीकी से आपने इसे भांपा और साथ ही एक्सप्लेन भी हमारे दर्शकों के लिए किया है मृत्युंजय। और जिस तरीके से आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि बॉडी लैंग्वेज सब कुछ कहती है, तो यानी कि इसका मतलब ये कि हम जिस खबर का इंतजार कर रहे हैं और पूरा महाराष्ट्र कर रहा है कि आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन, फिलहाल ये बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि शिंदे कहीं ना कहीं फिलहाल वहां से अलग होते हुए दिख रहे हैं क्या इस रेस से? बिल्कुल, देखिए जो बॉडी लैंग्वेज हम तीनों नेताओं की देखें, आप देखिए तस्वीरों में देवेंद्र फडणवीस हो, एकनाथ शिंदे हो, अजित पवार हो। अजित पवार को देखिए मुस्कुरा रहे हैं, चुटकुले मार रहे हैं, अपने मित्र नेताओं को इशारा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उस रेस में वो बाहर है। उनके नेता पहले ही कह चुके हैं कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। बीजेपी का जो संख्या बल है उस पर कोई बार्गेन पावर काम करने वाला नहीं है। 132 जीत कर आए हुए हैं, 5 विधायक कल समर्थन दे चुके हैं, 137 आंकड़ा पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं वो इस परिस्थिति नहीं है कि बीजेपी को बिना किसी पार्टी के सहयोग की सरकार न बनानी पड़े, ऐसी स्थिति आ जाए। पर इसके मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को कोई आश्वासन नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। अब देखिए रिजल्ट आए हुए कितने 3 दिन बीत गए हैं, 72 घंटे का समय बीत गया है, लेकिन इसीलिए चेहरे पर जो भाव है स्पष्ट नजर आता है कि उनके चेहरे पर वो मुस्कान गायब है, वो उत्साह गायब है। किस तरफ है आखिर, ये किस तरीके से बदलेगी आगे, इस पर नजर आप रखिएगा मृत्युंजय। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। महाराष्ट्र का जिक्र हम कर रहे थे, अब आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं। और देखिए संभल का जिक्र करना जरूरी है क्योंकि वहां पर भी काफी हलचल बढ़ती हुई। राहुल गांधी जा सकते हैं संभल, ऐसी खबर मिल रही है। कल या परसों संभल पहुंच सकते हैं राहुल गांधी। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने इसे लेकर यह बड़ी जानकारी दी है। तो कल या परसों
राहुल गांधी संभल का दौरा कर सकते हैं, संभल में जा सकते हैं। और खुद इमरान मसूद, कांग्रेस के सांसद, जिन्होंने राहुल गांधी के इस विजिट को लेकर ये जानकारी दी है। बल मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ इमरान मसूद है, कांग्रेस पार्टी के सांसद। इमरान भाई, समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आज जाना चाह रहा था संभल, लेकिन इजाजत नहीं मिली। क्या कांग्रेस का भी कोई नहीं, डेलीगेशन राहुल जी, जाएगा? हम तो राहुल जी के नेतृत्व जाएंगे। हमने कहा था कि हमें कल से हम लोग बोल रहे हैं, तो राहुल जी ने कहा कि नहीं, संभल जाऊंगा। संभल में सीधे सीधे लोगों की हत्या हुई है और पुलिस ने हत्या की है। किसी आप कह रहे हैं राहुल गांधी खुद संभल जाना चाहते हैं? जाएंगे इंशाल्लाह हम लोग, कब राहुल जी के जाएंगे? नेतृत्व में जाएंगे। कब जाएंगे? शायद कल या परसों, जल्दी जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। और आप लोगों ने इस मसले पर राहुल गांधी से मुलाकात भी की? हाँ, बात हुई। क्या उनका क्या मानना है संभल की घटना पर? हमारे प्रदेश हमारे अध्यक्ष माननीय खड़गे जी और राहुल जी दोनों से चर्चा हुई है। क्या उनका क्या मानना है इस घटना को लेकर? राहुल जी क्या सोचते हैं संभल की? देखिए, घटना सोचना क्या है, सीधे सीधे हत्या हुई है भाई, सीधे पुलिस ने गोली मारी है। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद को आपने सुना, जो ये जानकारी दे रहे थे कि राहुल गांधी कल या परसों संभल का दौरा कर सकते हैं। लेकिन संभल में हालात किस तरीके से तनावपूर्ण है और वो अब नॉर्मल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ तस्वीरें इससे जुड़ी आपको हम दिखा रहे हैं। स्कूल कॉलेजेस खुल गए हैं, इंटरनेट पर पाबंदी हालांकि अभी भी है, सियासत इस पर काफी जोरों पर है और पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। स्थिति किसी भी तरीके से अनकंट्रोल ना हो, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। हर तरह का एहतियात बरता जा रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच वहां पर नजर रखी जा रही है। इलाके में माहौल फिलहाल शांत है, लेकिन जिस तरह से इस पर राजनीति हो रही है, कई राजनीतिक दल वहां पहुंचना भी चाह रहे हैं, जाने की खबरें भी आ रही हैं, तो ऐसे में पुलिस की तैयारी अपनी तरफ से पूरी। संभल में पुलिस, जिस तरह से पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है, आपको उसकी जानकारी भी देते हैं कि कैसे उसमें बड़े खुलासे हुए। पुलिस के मुताबिक दंगाइयों ने पुलिस से हथियार लूटे। पुलिस के मुताबिक भीड़ नारे लगा रही थी कि पुलिस से हथियार छीन लो। तीसरी बड़ी बात इससे जुड़ी यह है, जो एफआईआर में शामिल की गई है, एसआई से पिस्टल की मैगजीन छीनी गई। दंगाई कह रहे थे कि पुलिस की गाड़ी में आग लगा दो और मार दो जैसी बातें भी दंगाइयों की तरफ से बोली जा रही थी। पिस्टल छीनी गई। आंसू गैस के 29 गोले भीड़ ने यहां पर लूट लिए और पुलिस ने कारतूस का बैग दंगाइयों से बाद में छीना। पुलिस बैग में 25 कारतूस, 25 रबड़ बुलेट मौजूद थी। ऐसा पुलिस की तरफ से दर्ज एफआईआर में जानकारी दी गई है कि आखिर दंगाइयों से क्या क्या बरामदगी हुई है और दंगाई किस तरीके की बातें कर रहे थे। देखिए, एसपी प्रतिनिधि मंडल अब नहीं जाएगा संभल। बड़ी खबर इस वक्त की, माता प्रसाद पांडे की तरफ से बातचीत, डीजीपी से बात की है और स्थिति सामान्य होने पर जा सकते हैं। नेता 3 दिन बाद जा सकते हैं संभल। एसपी नेताओं का प्रतिनिधि मंडल जाने वाला था संभल, लेकिन अब फिलहाल ये दौरा टल गया है। बाहरी लोगों के आने पर 30 नवंबर तक रोक प्रशासन ने लगाई है ताकि यहां पर हालात बिगड़े ना। और इसी को लेकर फिलहाल ये जानकारी डीजीपी की तरफ से दी गई है कि स्थिति सामान्य हो तो फिर जाया जा सकता है, लेकिन अभी वहां पर हालात ठीक नहीं है। 3 दिन बाद नेता संभल जा सकते हैं। और संभल हिंसा पर मुरादाबाद रेंज के डीआईजी का भी बयान सामने आया। उन्होंने जानकारी दी कि आज संभल में हालात सामान्य हैं। मुनिराज जी, जिनकी तरफ से बताया गया कि दुकानें खुल गई हैं, लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, पुलिस निर्दोष लोगों को परेशान नहीं करेगी। ये कहीं ना कहीं एक तरीके से लोगों को कहा गया है कि निर्दोष लोग जो भी हैं उन्हें परेशान पुलिस की तरफ से नहीं किया जाएगा। डीआईजी ने ये जानकारी दी है और बताया है कि माहौल कैसे अब वहां पर सामान्य हो रहा है। संभल में दुकानें खुल गई हैं, लोग पहुंच भी रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। संभल में सुबह से सभी सामान्य लग रहा है, सभी दुकानें खुली है, लोग आगमन सभी अच्छी है, सब ठीक ठाक चल रहा है। अभी तक फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, पूरी संभल अब शांति से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लोग से अपील भी की है, सभी शांति से अपना काम करिए, किसी की पुलिस परेशानी नहीं करेगी, जो भी निर्दोष है उनके कुछ नहीं होगा, अपना काम करते रहिए, बस इतनी में। जो कल जो कितना एफआईआर 7 एफआईआर हुआ था उतनी है, बस कल जो गिरफ्तारी उतनी है, आज का तो कहीं कुछ नहीं। बस हम लोग केवल से जो हमारा पास जो वीडियो फुटेजेस है उसके आधार पर लोग का आइडेंटिफाई करवा रहे हैं। तो डीआईजी जो ये जानकारी दे रहे हैं कि संभल में लगातार कोशिशें जो की जा रही हैं उसका असर दिख रहा है। हालात सामान्य है, दुकानें खुल गई हैं और कई जगह पर लोग पहुंचते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जो निर्दोष हैं उन्हें परेशान नहीं करेगी पुलिस, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। संभल हिंसा पर लगातार बयानबाजी भी हो रही है। मंत्री नितिन अग्रवाल, जिनका ये बयान सामने आया कि संभल में हिंसा वर्चस्व की राजनीति का नतीजा है। तुर्क पठान विवाद ने शांति भंग की। विवाद से आम लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यूपी पुलिस की तत्परता सराहनीय है। मंत्री नितिन अग्रवाल का संभल हिंसा को लेकर यह बयान कि वर्चस्व की राजनीति का नतीजा जो संभल में यह हिंसा हुई। एक्स पर यह पोस्ट है दरअसल नितिन अग्रवाल का, जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने पोस्ट किया बाकायदा
एक्स पर और लिखा है कि संभल की आगजनी और हिंसा वर्चस्व की राजनीति का नतीजा। तुर्क पठान विवाद ने न केवल शांति भंग की बल्कि आम लोगों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए। उत्तर प्रदेश पुलिस की तत्परता सराहनीय है। तो संभल में जो हिंसा हुई उसे लेकर अलग अलग तरह की अब बयानबाजियां भी हो रही हैं। पुलिस प्रशासन पर कोई सवाल उठा रहा है, कोई सरकार पर सवाल उठा रहा है, विपक्ष लगातार सरकार को इसे लेकर घेर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मंत्री नितिन अग्रवाल जो ये कह रहे हैं कि दरअसल ये हिंसा वर्चस्व की राजनीति का नतीजा है। इस पर बात करने के लिए वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश, संभल की हिंसा, कई सवाल अपने आप में, इस पर राजनीति भी, और नितिन अग्रवाल जिन्होंने, अच्छा मैं आपके पास आती हूं, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन माता प्रसाद पांडे इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक बार उनको सुन लेते हैं। शुरू से भी करेंगे जितना बोल चुके हैं। सरकार बंधुओं, संभल की जो गंभीर घटना हुई है उसके संदर्भ में सही जानकारी प्राप्त हो सके और उसकी सारी तथ्यों के बारे में हम पूरे प्रदेश को जा कर के बता सकें, इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक प्रतिनिधिमंडल का गठन किया था मेरे नेतृत्व में। मुझे वहाँ जाना था, मैं सवेरे ही 10 बजे निकलने वाला था, लेकिन इसके बाद डीजी से मेरी बात हुई तो डीजी साहब ने मुझसे कहा कि साहब, उनको पता था कि मैं जा रहा हूँ, उन्होंने तुरंत, हमने उनसे कहा कि इस घटनाएं हो रही हैं, हमारे यहाँ के लोग फर्जी फंसाए जा रहे हैं, आपने हमारे एमपी पर जो वहाँ था नहीं उस पर भी मुकदमा लिखा दिया, तो ऐसे कैसे चल सकता है। उन्होंने कहा मैं निष्पक्ष जांच करूंगा, आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं निष्पक्ष जांच होगी और आप 3 दिन वहां न जाएं। उन्होंने आग्रह किया कि 3 दिन आप वहां न जाएं, हम निष्पक्ष जांच कराएंगे, इसके बाद 3 दिन के बाद आप जाइएगा। तो फिर हमने सोचा कि एक अवसर है, ये देख लें, इसीलिए उनके आग्रह पर हम आज यहाँ रुक गए। मेरा कार्यक्रम भी जारी हो गया था, वहाँ जाने का सब कुछ हो गया था, लेकिन जब उन्होंने कहा 3 दिन बाद जाइए, तो इसीलिए मैं आज यहाँ आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे प्रदेश को बताना चाहता हूँ कि मैं तो जाना चाहता ही था, लेकिन उन्होंने कहा मैं निष्पक्ष जांच करूँगा और निष्पक्ष जांच कराऊँगा, कोई ऐसा नहीं है, गलत नहीं फंसने पाएगा, इसलिए मैं आज इस कार्यक्रम को यहाँ रुक के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। आप पूछें? हाँ, जरा जोर से बोल दीजिए, थोड़ा उम्र के नाते कम हो गया है। हाँ, हाँ, देखिए, ये तो हम लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रणनीति बनाएंगे, उसके हिसाब से होगा। अब ये घटनाएं क्यों हो रही हैं, इस तरह से घटनाएं क्यों हो रही है, आप जानते हो। आप ये भी जान लो कि जब हम यहाँ मंदिर मस्जिद का अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल का कानून पारित हुआ था। इसमें स्पेशल प्रोविजन में बताया गया था कि इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले भारत में जिस धर्म की तो संभल द्वारा रद्द किया गया है प्रतिनिधिमंडल जो जाने वाला था समाजवादी पार्टी का, उसी को लेकर जानकारी दी जा रही थी माता प्रसाद पांडे की वजह से। और संभल हिंसा पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आज ही संभल जा सकते हैं राहुल गांधी। एसपी नेताओं का आज का दौरा टला। डीजीपी ने एसपी नेताओं को इजाजत इसकी नहीं दी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। संभल जाने को मना कर दिया गया है। डीजीपी ने कहा है कि 3 दिन बाद आप जा सकते हैं। संभल में 30 नवंबर तक बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक है। लेकिन इसी बीच खबर राहुल गांधी को लेकर कि राहुल गांधी जा सकते हैं आज ही संभल।
संभल हिंसा पर इस वक्त का ये बड़ा अपडेट, राहुल गांधी आज संभल जा सकते हैं। इस पर हमारे पास और क्या जानकारी है, सीधे रुख कर लेते हैं। आशीष इस वक्त हमारे सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, हालांकि डीजीपी की तरफ से कहा गया है कि 3 दिन तक नहीं जा सकते आप वहां के माहौल को देखते हुए, लेकिन राहुल गांधी आज जा रहे हैं संभल। मुझे लगता है कि वो इस मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार को अकाउंटेबल बनाना चाहते हैं। देखिए, राजनीति है, लेकिन राहुल गांधी ने इसका इंडिकेशन एक तरह से दे दिया था शिरीन, एक दिन पहले जब उन्होंने संभल को लेकर के इस पूरे मामले पर अपना पोस्ट किया था एक्स पर, और उत्तर प्रदेश सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाया था और राजनीतिक तौर पर उनको घेरने की कोशिश की थी। आज ये जानकारी सुबह पहले ही आई थी कि शायद कल या परसों राहुल गांधी संभल जाएं, लेकिन डिस्पाइट नोइंग, जिसका आप जिक्र कर रही थी कि अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से मनाही है वहाँ राजनीतिक नेताओं के पहुँचने में, लेकिन उसके बावजूद हमें टॉप सोर्सेज ने बताया है कि राहुल गांधी आज ही, और गौरतलब बात यह है कि आज ही करीबन 2 बजे दोपहर में तालकटोरा में उन्हें एक संविधान दिवस सम्मेलन को संबोधित करना था। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि वो उसके पहले सीधे निकल। आपको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रोकती हूँ। जैनेंद्र हमारे साथ जुड़ गए और वो राहुल गांधी के घर के बाहर ही बताया जा रहा है मुझे मौजूद है। उनके पास क्या डिटेल है उनसे जानते हैं। जैनेंद्र, कब तक अच्छा, अखिलेश यादव को सुन लेते हैं पहले, फिर जैनेंद्र आती हूँ आपके पास। में फंसा जा रहा है, वहाँ के सांसद, वहाँ के विधायक और उनके पुत्र पर झूठे मुकदमे लगाए रहे हैं। पूरी गलती है तो वो सरकार की है। सर्वे जब एक बार हो चुका था, फिर दोबारा सर्वे क्यों करना? और अगर दोबारा सर्वे भी करना था तो आपस में बैठ करके बातचीत की जा सकती थी। बातचीत कर करके जो बातें रह गई थी उनका दोबारा सर्वे कराया जा सकता था। सर्वे के खिलाफ नहीं थे, लेकिन जिस तरह का सर्वे करते समय जो टीम के पीछे नारे लगा रहे थे, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या सर्वे के साथ और सर्वे टीम के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो भड़का रहे थे? क्या उनके पास ऊपर कार्रवाई हुई? क्या उनको गिरफ्तार किया गया? क्या उनको जेल भेज दिया गया? विपक्ष न जाए वहां पे। वहां पर जो लोग परेशानी और तकलीफ में हैं उनकी बात न सुन पाए, इसलिए इंटरनेट बंद है, वहां पर कोई जा नहीं सकता है। हमारे दो लीडर ऑपोजिशन हैं, दोनों हाउस के, दोनों जाना चाहते हैं आज, लेकिन दोनों को जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। अगर हम भी अगर यहाँ से चल दें, मान लीजिए अभी गेट बंद कर देंगे, हमारे सभी सांसद चाहते हैं कि हम जाएं आज संभल। अगर हम संभल जाने के कहेंगे तो कहेंगे संविधान नहीं मानते, कानून नहीं मानते, सरकार का नहीं मानते। तो ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो मन विधान से चलना चाहते हैं, संविधान से नहीं। हम उत्सव तब नहीं मना सकते जब उत्तर प्रदेश में वोट लूटा गया हो। हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया, उनका कहां वोट पड़ पाया? क्या ये संविधान हमें ये रास्ता दिखाता है कि आप वोट छीन सकते हैं किसी का? इलेक्शन कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको शिकायत की गई, उसके बाद भी क्या कार्रवाई हुई? आप वहां के अधिकारियों की बातचीत करने का तरीका देखिए, वो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं आपको, गाली दे रहे हैं आपको। और ये तो अभी वीडियो आए हैं, चुनाव से पहले भी आपने चुनाव के बीच में भी देखा होगा। क्या एक महिला जो वोट डालना चाहती है तो उसको रिवॉल्वर से आप रोकेंगे? यही संविधान का उत्सव होगा क्या? तो इसीलिए हमारा विरोध है इस बात का। उत्सव तब बन सकता है जब संविधान के सच्चे रास्ते पर चलें। सच्चे समाजवादी ही संविधानवादी हैं। हमारा डेलीगेशन है और लोगों से मिलने के लिए, वहाँ के लोगों के सामने जो तकलीफ परेशानी है उनसे मिलने हमारा डेलीगेशन जाएगा। सरकार का कहना, अभी डेलीगेशन जाएगा और बाद में मैं भी जाऊंगा। सरकार का कहना कि सरकार और जो मरने वाले लोग हैं, हम सरकार से भी बोलते हैं कि मदद करें उनकी, और अगर सरकार नहीं मदद करती है तो समाजवादी पार्टी ने मदद करने का भी फैसला लिया उन परिवार के लोगों का। अखिलेश जी, सरकार का कहना है कि किसी भी सरकारी गोली से किसी की मौत नहीं हुई है, क्या कहेंगे? आप कैसे सरकार की बात मान सकते हैं पुलिस के लोगों की? क्या पुलिस की भाषा हमने नहीं सुनी? क्या कोई इस तरह की गाली गलौज दे सकता है? ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर सच्चे संविधान पे चलने वाले लोग हैं तो ऐसे अधिकारी जो गाली दे रहे थे उनको टर्मिनेट कर देना चाहिए। जो लोग सीधी गोली चला रहे थे वोट न डालने पे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की सरकार ने? हम देखिए, मैं उस संबंध में कुछ नहीं कहूँगा। इंडिया गठबंधन की जब बैठक होगी तो सुझाव जरूर दूंगा। सर, क्या पीडीए को व्यापक करने की जरूरत है? उन सीटों पे भी हार हुई है जहाँ हिंसा नहीं हुआ। पीडीए को बड़ा इसलिए करना जरूरी है कि पीडीए ही आबादी का 90% है। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक
पिछड़े, दलित, आदिवासी और आदि आबादी अगर हम कुल मिला लें और पीड़ित। तो आपने सुना इस वक्त अखिलेश यादव ये कहते हुए कि दरअसल विपक्ष के नेताओं को वहां जाने से इसलिए रोका जा रहा है ताकि सच का पता ना चले, और इस सर्वे के खिलाफ भी वो बोल रहे थे कि आखिर सर्वे की टीम के साथ जो लोग चल रहे थे वो कौन है, ये क्यों नहीं बता रही है वहां पर पुलिस। अब आइए आपको फिर से एक बार लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी जैनेंद्र राहुल गांधी के घर के बाहर ही मौजूद हैं। और जैनेंद्र, कब तक, क्योंकि आज ही जा सकते हैं राहुल गांधी संभल, ऐसी खबर आ रही है, तो कब तक निकल सकते हैं, क्या आपके पास इससे जुड़ी हुई और जानकारी है? बिल्कुल, संभल की घटना पर कांग्रेस के कुछ मुस्लिम सांसदों ने इमरान मसूद की अगुवाई में राहुल गांधी से और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी, और इसके बाद ही ये कार्यक्रम तय हुआ था कि राहुल गांधी खुद कांग्रेस के सांसदों के साथ संभल जाएंगे। हालांकि पहले ये बताया गया था कि संभवतः 27 तारीख को वो संभल जा सकते हैं, यानी कल का कार्यक्रम बनाया जा रहा था। लेकिन अब ताज़ा अपडेट यह है कि राहुल गांधी संभवतः आज ही संभल के लिए निकलेंगे। मैं 10 जनपथ के बाहर मौजूद हूं और यहां पर उत्तर प्रदेश के सांसदों को बुलाया गया है। इमरान प्रतापगढ़ी अंदर मौजूद हैं, तनुज पुनिया जो बाराबंकी से सांसद है कांग्रेस के, वो यहां पर पहुंचे हैं। तो साफ तौर पर जो मूवमेंट है उससे तो यही समझ में आ रहा है कि कांग्रेस के तमाम सांसदों को 10 जनपद बुलाया गया है, और अब से कुछ देर में तमाम उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के जो सांसद हैं उनके साथ राहुल गांधी संभल के लिए निकलेंगे। देखिए, साफ है कि राहुल गांधी को संभल पहुंचने की इजाजत तो नहीं मिलेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जो आज जाना चाह रहा था उसे भी इजाजत नहीं मिली, और 3 दिन के बाद जो है कम से कम आने को कहा गया है। लेकिन कांग्रेस के हमारे सूत्र कह रहे हैं कि राहुल गांधी का मानना है कि इसी वक्त वहां पर पहुंचने की जरूरत है, क्योंकि काफी तनाव है और जो पीड़ित परिवार हैं उनके साथ संवेदना प्रकट करने के लिए वहां पर जाना जरूरी है। और ऐसे में अब से कुछ देर बाद जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक राहुल गांधी दिल्ली से संभल के लिए कूच कर सकते हैं, और उनके साथ कांग्रेस पार्टी के कुछ सांसद, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के सांसद और कुछ जो मुस्लिम नुमाइंदे हैं संसद में कांग्रेस के, वो उनके साथ मौजूद रह सकते हैं। देखना यही होगा कि राहुल गांधी कहां तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि प्रशासन ने तो रोक साफ कर दिया है कि किसी भी बाहर के व्यक्ति को संभल में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। जाहिर सी बात है टकराव देखने को मिल सकता है, लेकिन कांग्रेस के उच्च सूत्रों ने लगभग ये साफ संकेत दे दिया है कि राहुल गांधी आज ही संभल जा सकते हैं, और जाहिर है वो वहां पर पहुंचकर राज्य सरकार को निशाने पर लेंगे। देखना होगा कि जब प्रशासन की मनाही है तो फिर राहुल गांधी किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, इस पर आप नजर रखिएगा। मैं फिर से आपके पास लौटूंगी, लेकिन संभल हिंसा पर मंत्री नितिन अग्रवाल ने क्या कहा है वो भी आपको बताते हैं। देखिए, संभल में हिंसा वर्चस्व की राजनीति का नतीजा, तुर्क पठान विवाद ने शांति भंग की है। नितिन अग्रवाल कह रहे हैं कि तुर्क पठान विवाद जो था, जिसकी वजह से शांति भंग हुई है, विवाद से आम लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। यूपी पुलिस की तत्परता को उन्होंने सराहनीय बताया, और ये बाकायदा उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है नितिन अग्रवाल ने, जिस पर उन्होंने ये कहते हुए अपना बयान दिया एक तरीके से कि तुर्क पठान विवाद जिसने शांति को भंग किया संभल की, संभल में हिंसा वर्चस्व की राजनीति का नतीजा। संभल हिंसा पर मंत्री नितिन अग्रवाल का यह बयान, ये उनकी प्रतिक्रिया, एक्स पर बाकायदा उन्होंने ये पोस्ट किया है, ये कहते हुए कि जो कुछ संभल में हुआ है दरअसल वो उस राजनीति का नतीजा है जो वर्चस्व की राजनीति वहां पर हो रही है। तुर्क पठान विवाद जिसने शांति संभल की भंग की, साथ ही पुलिस की कार्यवाही, पुलिस की तत्परता का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि पुलिस ने वहां पर बेहतरीन काम किया है। तो एक तरफ पुलिस पर सवाल भी उठ रहे हैं, दूसरी तरफ मंत्री है नितिन अग्रवाल जो ये कह रहे हैं कि पुलिस ने वहां बेहतरीन काम किया। और इस पूरे मामले पर अब उन्होंने ये एक नया एंगल देते हुए कि तुर्क पठान विवाद जिसने शांति भंग की, वर्चस्व की लड़ाई जिसकी वजह से ये पूरी जो हिंसा है, जो शांति भंग हुई वहां की, उसकी वजह से ही हुई है। तो संभल की हिंसा पर नितिन अग्रवाल का ये रिएक्शन उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में बेकाबू कार का कहर देखने को मिला है। बाजार में बेकाबू कार ने कई लोगों को कुचल दिया। हादसे में 1 की मौत और 4 घायल बताए जा रहे हैं। कार चालक के नशे में होने का भी आरोप है, जिसकी वजह से कार आगे बढ़ती गई और कई लोगों को उसने कुचल दिया। बेकाबू कार का कहर महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से देखने को मिला है। तस्वीरें आपके सामने, आप ये देखिए किस तरीके से एक बेकाबू होती हुई कार आगे बढ़ती चली गई और कई लोगों को उसने टक्कर मार दी। इस हादसे में 1 की मौत हो गई और 4 लोगों के घायल होने की खबर फिलहाल जानकारी मिल रही है कि कार चालक नशे में था।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।